नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं और लाल किताब में इसे लाल किताब की खबरदारी का नाम दिया गया है। लाल किताब की खबरदारी वो खबरदारी है जिसका अगर आपको ज्ञान न हो तो बहुत बड़ा नुकसान आपके पूरे खानदान को उठाना पड़ सकता है। इस जानकारी के अभाव की वजह से आप अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। तो लाल किताब की खबरदारी क्या है, चलते हैं उस खबरदारी की तरफ, उस जानकारी की तरफ। दोस्तों, पुराने समय में आज से 20-25 साल पहले जो मकान का पहला छठा हिस्सा हुआ करता था उसके नीचे एक जमीनी भट्टी बना दी जाती थी। एक जमीनी भट्टी होती थी जिसको समय समय पर जब कोई परिवार में शादी विवाह का कोई प्रोग्राम हुआ करता था तब उस भट्टी को खोला जाता था, यानी खोदा जाता था और उसमें लकड़ियां वगैरह डाल के उस पर खाना बनाया जाता था और खाना बना के उसी खाने का प्रयोग जो है शादी विवाह में लोग किया करते थे। लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल खाना नंबर 8 में हो या उसके घर परिवार में खाना नंबर 8 में मंगल वाला बच्चा पैदा हो जाए तो यही भट्टी उस पूरे परिवार के लिए मौत की भट्टी साबित होगी। बात को एक बार फिर से समझ लें। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल खाना नंबर 8 में हो या उसके परिवार में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 8 में हो। अब खाना नंबर 8 कौन सा होता है इसको भी समझ लें। दोस्तों, लगन कुंडली में जहां पे लगन शब्द लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और खाना नंबर 1 से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। अब लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 8 में यदि किसी जातक के मंगल बैठे हुए हों या उसके परिवार में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसकी कुंडली में खाना नंबर 8 में मंगल हो, तो अब वो भट्टी जो उस परिवार में उस घर में बनाई गई होगी, जो जमीनी भट्टी बनाई गई होगी, वो भट्टी उन पूरे परिवार के लिए, उस पूरे खून से जुड़े हुए रिश्तेदारों के लिए मौत की भट्टी साबित होगी। पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनेगी और लोग ये कहेंगे कि ये पूरा परिवार किसी भट्टी में गिर के खत्म हो गया। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो भट्टी पहले बनाई गई है उस भट्टी की जितनी मिट्टी है उसको खोद के, जितनी भी जली हुई मिट्टी है उसको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके किसी नदी नाले में प्रवाहित कर दी जाए। दोस्तों, आज भी ऐसी भट्टी कई जगह मैंने देखी है। पंजाब के कई गांवों में जब कभी शादी विवाह का समय होता है एक भट्टी बनाते हैं, जमीन को खोद के भी बनाते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि ईंटें रख के और उसके ऊपर एक बड़ा सा तवा रख के उस पर रोटियां बनाई जाती हैं। तो ईंटें रख के जो तवा रखा जाता है, जो वो भट्टी तैयार की जाती है, उसमें अगर मिट्टी खोद दी गई है या मिट्टी जो जल गई है, उस जली हुई मिट्टी को जल प्रवाह करना ही उचित रहेगा। अगर घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसका मंगल खाना नंबर 8 में है या जातक की कुंडली में मंगल खाना नंबर 8 में है, तो यह भट्टी पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनेगी। ऐसे ही जिन जातकों की कुंडली में खाना नंबर 7 में बृहस्पति बैठे हुए हों, कुंडली के खाना नंबर 7 में यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं और ऐसा जातक घर के अंदर पूर्ण रूप से मंदिर बना ले, एक पूरी तरह से मंदिर बना ले, घर में मूर्तियां वगैरह रख ले, शिवलिंग रख ले, घंटी बजा के पूजा करे सुबह शाम, तो अब यही घंटी
उस जातक के लिए लावल दी का घंटा बजा देगी, यानी उस घर में, परिवार में संतान नहीं पैदा होगी, या तो संतान पैदा होकर भी खत्म हो जाएगी, या जो संतान पैदा हुई है वह संतान का उस जातक को कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों, अगर परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जिसकी कुंडली में खाना नंबर 7 में बृहस्पति हैं, तो भी घर में पूर्ण रूप से मंदिर बनाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी चित्र रखकर अगर आप कोई पूजा करते हैं, उसका किसी भी तरह का वहम नहीं होगा। आप चित्र रख के धूप वगैरह जला के पूजा पाठ करें, कोई भी नुकसान, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर घर में आपने पूरी तरह से मंदिर बना लिया है, घर में घंटियां रखी हुई हैं, मूर्तियां वगैरह रखी हुई हैं, जोत वगैरह जला के आप पूजा कर रहे हैं, तो ये संतान के लिए बहुत ही बुरे प्रभाव का होगा, बुरे परिणाम का होगा। और ऐसे जातक को दत्तक पुत्र का भी सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसा बच्चा जिसको उसने गोद लिया हो, गोद ली गई संतान का भी उसको कोई लाभ हासिल नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि जातक की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में है तो उसको घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में किसी बच्चे की कुंडली में भी अगर खाना नंबर 7 में बृहस्पति हैं, या पत्नी की कुंडली में 7वें बृहस्पति हैं, या पति की कुंडली में 7वें बृहस्पति हैं, या दादा की कुंडली में है, या दादी की कुंडली में है, तो भी घर के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ऐसे घर में मंदिर ना बनाया जाए। अगली खबरदारी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मकान में प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की तरफ अंत में एक अंधेरी कोठरी हुआ करती है, जिसको स्टोर रूम भी बोलते हैं हम। तो अगर स्टोर रूम आपने बनाया हुआ है तो इसमें जो मेन दरवाजा होता है, उस दरवाजे के अलावा रोशनी या हवा के आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का रोशनदान नहीं रखा जाता है। और अगर दरवाजे के अलावा अगर घर के अंदर रोशनी के आने जाने के लिए, हवा के आने जाने के लिए उस स्टोर रूम के अंदर अगर आपने दरवाजे के ऊपर कोई रोशनदान बना दिया है, कोई खिड़की बना दी है ऊपर की तरफ, तो वो रोशनदान उस परिवार के वंश की उन्नति को नष्ट कर देगा। वंश की उन्नति का जो दिया है वो बुझ गया लेंगे, यानी बुझ गया होगा। उस घर की बर्बादी उस समय से ही स्टार्ट हो जाएगी जिस समय से उस अंधेरी कोठरी में, उस स्टोर रूम में रोशनी के लिए रोशनदान बना दिया जाए। तो याद रहे, घर में अगर आप स्टोर रूम बना रहे हैं तो स्टोर रूम में रोशनी का प्रबंध करने के लिए आपने रोशनदान बिल्कुल नहीं बनाना है। दोस्तों, घर में जो ऐसी अंधेरी कोठरी हुआ करती है, इसको शनि का घर कहते हैं। और शनि के घर में अंधेरा यानी शनि का ही साम्राज्य होता है। और अगर उसमें सूर्य प्रवेश करने लगे तो सूर्य शनि की लड़ाई होगी, यानी सूर्य का प्रकाश अगर वहां से प्रवेश कर जाए उस रोशनदान से, तो सूर्य शनि की लड़ाई होगी और घर की बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो याद रहे, घर में ऐसा रोशनदान न बनाया जाए। और एक बात, इस घर की जो छत है, यानी जो स्टोर रूम बनाया गया है, अंधेरी कोठरी जो बनाई गई है, उसकी जो छत है वो अपने आप कभी गिरा नहीं करती। लेकिन अगर आप उसकी छत बदलने वाले हैं या छत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पुरानी छत के ऊपर ही एक नई छत बनाएं और तब नीचे वाली छत को तोड़ें, खत्म करें। ऐसे ही नीचे वाली छत ढहा के ऊपर छत का निर्माण ना करें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। स्टोर रूम की छत अगर बदलनी है तो पुरानी छत के ऊपर नई छत डालें और बाद में नीचे वाली छत को तोड़ दिया जाए, तो ये उत्तम रहेगा। उस छत को बदलते समय परिवार की बर्बादी से बचे रहेंगे, धन की हानि से बचे रहेंगे और नुकसान से बचे रहेंगे। दोस्तों, पुराने जमाने में जो मकान बनाए जाते थे, उस मकान में कुछ गुप्त गड्ढे बनाए जाते थे, कुछ ऐसे कुछ गड्ढे बनाए जाते थे जिसमें धन रखा जाता था, जिसमें पैसे जोड़े जाते थे और जिसका किसी को ना पता लगे, मतलब गुमनाम गड्ढे बनाए जाते थे।
आज की डेट में भी इसका चलन फिर से होने लगा है। लोग अपने घरों में कई ऐसी गुप्त अलमारियां बनाने लग गए हैं, कई गुप्त ऐसे स्थान बनाने लग गए हैं जहां पे वो पैसा जमा कर सकें और किसी चोर को भी उस गड्ढे का पता ना लगे। तो अगर इन गड्ढों को खाली रखा जाए, इसमें अगर आपने कोई अलमारी बनाई है और उसमें एक गुप्त आपने एक गल्ला बनाया है उसके अंदर और उसको आपने खाली रखा है, तो ये खाली बुध ही होगा, यानी उस घर के मालिकों की फोकी बातें ही होंगी, कोई पायदारी की बात नहीं होगी, यानी दिखावे के लिए ही धन होगा, उनके पास में कोई बहुत बड़ा धन इकट्ठा नहीं होगा, यानी पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। जो इस तरह की गुमनाम पोसीदे बनाए होते हैं, गुमनाम गड्ढे बनाए होते हैं या गुमनाम कोई तिजोरी बनाई हुई होती है, उस तिजोरी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर रखा जाए, उसमें कोई छुआरे, कोई बादाम या कोई मीठी वस्तु उसमें जरूर रखी जाए, उसको खाली बिल्कुल ना रखा जाए। अगर आप उसको खाली रखते हैं तो धन के मामले में वो खाली बुध होगा और धन की बर्बादी का कारण होगा, उस घर में धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। आप उसमें अगर पैसा रखते हैं तो वो पैसा इकट्ठा भी होगा और उसकी धन की बरकत भी होगी। लेकिन अगर गड्ढे वो अगर आपने गुमनाम तिजोरी जो रखी हुई है घर के अंदर, अगर उसको खाली रखेंगे तो वो आपके लिए नुकसान का कारण ही बनेगी, बर्बादी का कारण बनेगी। तो अगर आपने घर में गुमनाम तिजोरी बनाई हुई है तो उसमें आप पैसे रखें, अगर पैसे नहीं है तो उसमें कोई बादाम रखें, कोई छुआरे रखें, कोई मीठी वस्तु उसके अंदर जरूर रखें। दोस्तों, मकान के फर्श में अगर कहीं पर भी कच्चा स्थान नहीं है, कच्ची जमीन नहीं है, तो उस घर में शुक्र का निवास नहीं होगा, यानी शुक्र की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। स्त्रियों की सेहत उस घर में बर्बाद होगी और उस घर में रहने वाले लोगों का, गृहस्थ स्त्रियों का मान सम्मान और धन के मामले में उसमें शनि के पत्थर ही गिरते होंगे, यानी धन की बर्बादी होती होगी, औरतों की सेहत बर्बाद होती होगी और गृहस्थ बर्बाद होगा, यानी शुक्र की उपस्थिति उस घर में नहीं होगी। और जिस घर में शुक्र की उपस्थिति नहीं होगी वहां पे धन की कमी भी होगी, स्त्रियों की सेहत भी खराब होगी, गृहस्थ भी खराब होगा और जो आप भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें भी कई तरह की बाधाएं उस घर में उपस्थित होंगी। संतान की प्राप्ति में भी बाधा उस घर में आएगी। तो अगर आप मकान बना रहे हैं तो उस मकान के फर्श में कहीं ना कहीं एक कच्ची जगह जरूर रखें, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप घर के अंदर कोई मिट्टी की, कोई स्त्री की प्रतिमा जरूर रखें। शुक्र की कोई ना कोई चीज घर के अंदर जरूर हो। दोस्तों, दक्षिण का मकान बहुत अधिक शुभ नहीं रहता है। दक्षिण के मकान को लाल किताब में बहुत अशुभ बताया गया है और खासकर स्त्रियों के लिए ये दक्षिण का मकान बहुत ही अशुभ होता है, स्त्रियों की सेहत के लिए, स्त्रियों के मान सम्मान के लिए, और पुरुषों के लिए भी ये घर बहुत अच्छा नहीं होता। लाल किताब में इस घर को रंडुओं के रहने का स्थान बताया गया है। ऐसे घरों में लड़कों की शादी काफी देर देर तक नहीं होती और शादी होने के बाद भी स्त्री की सेहत ऐसे घरों में ठीक नहीं रहती। धन दौलत का नुकसान बना रहता है, धन दौलत उस घर में नहीं टिक पाता है और उस घर में कई तरह की बर्बादियां चलती रहती हैं, बीमारी उस घर से जाने का नाम नहीं लेती। तो अगर ऐसा कोई मकान है जिसमें दक्षिण की तरफ दरवाजा है तो उस तरफ एक लंबी गली रख के आप जो घर का दरवाजा है उसे किसी और दिशा में कर सकते हैं। या अगर दक्षिण का मकान है और उसका दरवाजा हम कहीं और नहीं बना सकते, कहीं और दरवाजा नहीं बना सकते, तो आपको चाहिए कि वहां पे जो दहलीज है उस दहलीज में, उस जो मेन गेट है उसकी दहलीज में एक चांदी की पत्थर जैसी लंबी तार डाल दी जाए, पतरी की टाइप की एक लंबी तार डाल दी जाए और एक भगवा दर्पण उस दिशा की तरफ लगा दिया जाए, यानी दरवाजे के ऊपर की तरफ एक भगवा दर्पण लगा दिया जाए जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ होता है जो नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अच्छा रहेगा कि आप दक्षिण का मकान न लें। दक्षिण का मकान
बहुत कम लोगों को सूट आता है। और मैंने जहां तक देखा है, दक्षिण का मकान मैंने बहुत कम लोगों को सूट आते देखा है, बहुत कम लोगों को ये सेट आता है। तो दक्षिण का मकान अगर है तो उसका भेद जरूर करवाएं और कोशिश करें कि दक्षिण का मकान ना लें। और अगर दक्षिण का मकान ले ही लिया है तो उसका भेद जरूर कराएं। दोस्तों, यदि आप अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं तो आपको इस जानकारी को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 11 में बैठा हुआ हो तो बेशक ऐसा जातक धनी परिवार वाला और हर तरह से अच्छा होगा, लेकिन सांसारिक सुख के समय ऐसा जातक अपने स्त्री, अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों को बीच समंदर में ले जाकर चप्पू को सिरहाने रखकर सो जाने वाले मल्लाह की तरह होगा, जो अपने परिवार की चिंता किए बगैर उनको बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, मरने के लिए बीच में छोड़कर चला जाएगा। और उसके परिवार में शायद ही कोई ऐसा बचेगा जो अपनी कहानी लोगों को बता सके या उसकी कहानी कोई सुन सके। सूर्य अगर खाना नंबर 11 में है तो ऐसे जातक को मीट, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा जातक मीट, अंडा, शराब का सेवन करता है, मीट, अंडे का सेवन करता है, तो वो अपने आने वाली संतान का ही मीट उबालकर खा रहा होगा, मांस उबालकर खा रहा होगा। यानी ऐसे जातक को आने वाले समय में संतान नहीं होगी, और अगर संतान होगी तो उसमें किसी ना किसी तरह का ऐब होगा, शरीर में कोई ना कोई कमी होगी। पैदा होगा तो ज्यादा समय के लिए रहेगा नहीं, और अगर रह गया तो उसका कोई भी लाभ ऐसे जातक को नहीं मिलेगा जिसका सूर्य खाना नंबर 11 में हो। अगर सूर्य खाना नंबर 11 में है तो ऐसे जातक को मीट, अंडा, शराब का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं और लड़के की कुंडली में राहु मंदा हो या मंदे घरों में हो, या बुध राहु दोनों ही मंदे घरों में हो, बुध खाना नंबर 3 में बैठा हुआ हो, या बुध राहु खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों, 9 में बैठे हों, या 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक लड़की के बाप को बर्बाद करेगा, ससुराल के लिए भारी रहेगा, ससुराल को बर्बाद करने वाला होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में हो और मंगल खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 12 नष्ट हो, बर्बाद हो रहा हो, तो ऐसे जातक के लड़के पर लड़का मरता जाए, यानी संतान बर्बाद होती जाए। एक लड़का खत्म होगा, पैदा होगा, खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा लड़का पैदा होगा, खत्म होगा, यानी लड़के पे लड़का मरता जाए। जब सूर्य खाना नंबर 6 में हो, मंगल खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 12 नष्ट हो, बर्बाद हो। खाना नंबर 12 में बुध आकर बैठ जाएं, खाना नंबर 12 में राहु आकर बैठ जाएं। खाना नंबर 12 अगर अशुभ हो गया है और सूर्य खाना नंबर 6 में और मंगल खाना नंबर 10 में है, तो ऐसे जातक के घर में पुत्र संतान नष्ट होती जाएगी, लड़के पर लड़का मरता जाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य अगर खाना नंबर 4 में है और मंगल खाना नंबर 10 में है, तो ऐसा जातक अधर्मी होगा या एक आंख से काणा होगा, यानी एक आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं तो फ्यूचर में हो सकती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति हो या चंद्र खाना नंबर 1 में बैठे हुए हों और बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक में कामदेव की अधिकता या ऐशो आराम की तरफ बहुत अधिक झुकाव ऐसे जातक के सोने को भी मिट्टी के भाव बिकवा देगा, और ऐसे जातक का चंद्र और मंगल पूरी तरह से बर्बाद होगा। चंद्र यानी जातक की माता, जातक की नानी, जातक की दादी बर्बाद होगी। मंगल यानी पेट की बीमारियां होंगी, या जातक का भाई, जातक के पिता का बड़ा भाई यानी जातक का ताया, या जातक की माता का बड़ा भाई, जातक का मामा बर्बाद होते होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर शुक्र राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो ये भी गृहस्थ के लिए बहुत उत्तम प्रभाव के नहीं हुआ करते हैं। अगर शुक्र राहु 12वें भाव में
किसी स्त्री की कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए हैं तो पति की कम आयु में मृत्यु दिखाता है या तलाक दिखाता है। अगर शुक्र राहु से किसी भी भाव में पीड़ित है तो यह गृहस्थ के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। अगर राहु कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो भी गृहस्थ का धुआं निकलता हुआ देखा गया है। अगर कुंडली में राहु 7वें भाव में बैठे हुए हैं और ऐसी लड़की का विवाह अगर 21वें वर्ष में कर दिया जाए तो निश्चित तलाक देखा गया है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य शनि यदि इकट्ठा बैठे हुए हों या सूर्य की शनि पर दृष्टि पड़ती हो तो भी शुक्र का फल बर्बाद होगा। या सूर्य बुध शुक्र कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए तो भी शुक्र का फल जातक के लिए बर्बाद होगा और जातक पर सच्ची या झूठी तोहमतें जरूर लगती रहेंगी, बर्बादी का कारण होंगे, तलाक का योग बनेगा या गृहस्थ अशांत ही रहेगा। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि 7वें खाने पर न पड़ती हो तो भी जातक का गृहस्थ बर्बाद रहेगा। और जैसा कि मैंने देखा है, जन्म कुंडली में अगर शुक्र 9वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ में अगर मंगल नहीं है, शुक्र के साथ में चंद्र नहीं है, तो ऐसे जातक का विवाह अपने से अधिक आयु की स्त्री के साथ में होता है और संतान के योग बहुत मंदे होते हैं। संतान बहुत देरी के बाद होती है या कई बार संतान नहीं भी होती है। अगर शुक्र 9वें भाव में है तो पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहा करती है। तो अगर आप अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लड़के की कुंडली में शुक्र राहु इकट्ठा ना हो, 7वें भाव में राहु ना हो, लगन भाव में राहु ना हो, कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में ना हो, सूर्य खाना नंबर 11 में ना हो और ऐसे जातक की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में ना हो, मंगल बद कुंडली में ना हो। तो कन्या के विवाह के लिए ऐसा ही वर ढूंढे जिसमें ये सब कमियां ना हो। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है ये आपको फोन पर ही बता दी जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।